welcome to TGC. In this new episode, we are going to discuss international trade. As we know that US has imposed tariffs on many countries, including India, China, and its European allies. So, for this very important topic, we are joined by Adil Lahoda. Thank you so much for joining. Thank you very much for the invitation, Yusuf. सबसे पहले if we talk about Pakistan and the US, Pakistanis, especially our businessmen and policymakers, they are in euphoria that US has reduced the tariffs on Pakistan from 29 to 19%. So what do you think, what were the reasons behind these reductions? Okay, so you need to take this into perspective. तो पहले क्या किया था पाकिस्तान और USA when they were trading, right, or when the tariffs were announced earlier in April, they were basically on some trade deficit formula, right? तो USA ये कह रहा था कि जो trade deficit है पाकिस्तान का वो कितना परसेंट है, वो उसके कितना हाई है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, और उसने ट्रेड डेफिसिट के फॉर्मूला में 29% शेयर किया था उसमें टैरिफ। फिर वो 29% से जब हुआ था रिकैलकुलेट किया गया था, ट्रंप ने बेसिकली कोई नया फॉर्मूला लगाया, वो 29% का वो एक पॉज कर दिया बिकॉज काफी कंट्रीज हाई थे, और दूसरा ये था कि वो नेगोशिएशन चाहता था कंट्रीज के साथ कि वो अपने आके टैरिफ्स लो करे। तो काफी कंट्रीज जो हैं वो यूएसए के साथ नेगोशिएशन किया है आफ्टर दैट इम्पोजिशन। तो एक थ्रेट था बेसिकली, ट्रंप ने क्या सोचा होगा कि एक थ्रेट है कि भाई इतने टैरिफ लगाऊंगा 29%, वो काफी हाई थे। अगर आप देखें वियतनाम के ऊपर काफी हाई थे, आप कंबोडिया जो जनरली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जो नेचुरली एक ट्रेड सरप्लस रखती है यूएसए के साथ, उनके लिए काफी एक हाई पेनल्टी थी। तो वो कंट्रीज they went to the US, they basically started negotiating with the US, and then the tariffs started there were lower tariffs ultimately applied in July, and those tariffs were much lower than what was previously imposed on those countries in April. So a lot of negotiations happened. And then what is interesting is how I think the formula, rather than having a particular formula for this was basically recalibrated into something more regional specific. तो अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अराउंड 20% का दिया हुआ है, या उसका वो दिया हुआ है 19% दिया हुआ है, और साउथ एशियन कंट्रीज को 20% दिया हुआ है टैरिफ। तो अगर आप वो डिफरेंस देखें तो ये रीजनल स्पेसिफिक पे दिया हुआ है। यूरोप को वो लोग उसने 15% दिया है, यूके को 10% दे दिया है। फिर आप अफ्रीकन कंट्रीज भी देखें तो वो 15% पे है। तो जनरली एक कोई फॉर्मूला लगाया गया है, फॉर्मूला से हट के एक रीजन स्पेसिफिक टैरिफ या ज्योग्राफी स्पेसिफिक एक टैरिफ्स कर दिया है, और फिर कंसेशंस दिए गए हैं सर्टेन कंट्रीज को जिसने नेगोशिएशन किया हो या कोई बेटर रिलेशनशिप्स की वजह से। जैसे पाकिस्तान को 19% दिया इंस्टेड ऑफ 20% जो बांग्लादेश और श्रीलंका पे लगा है, नेपाल पे लगा है। अब इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया पे इनिशियली 25% लगाया गया था, और फिर वो 25% से अब 50% हो गया है। तो ट्रंप ने जनरली जो किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जो पहले जो एक टैरिफ डेफिसिट का एक फॉर्मूला बेस था, वो फॉर्मूला बेस से एक रीजन और ज्योग्राफी स्पेसिफिक कर दिया। अच्छा सर, ये फॉर्मूला काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या? तो ये बेसिकली एक था कि कितना ट्रंप एक देख रहा था कि ये कितना हाई जो उसका है टैरिफ सॉरी ट्रेड डेफिसिट जो है यूएसए कितना हाई है, उसके प्रोपोर्शन कितना एक्सपोर्ट्स वो कर रहा है यूएसए, और फिर उसके ऊपर ये इसने किया है बेसिकली। तो एक उसने तरीका एक देखा है कि अगर एक 29% क्यों है पाकिस्तान का, राइट, 29% बेसिकली इंडिकेट करता है कि ये एक इतना हाई उसका वो है ट्रेड डेफिसिट कितना हाई है। ट्रेड डेफिसिट के बेसिस पे अगर यूएसए के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई है, राइट, तो वो कंट्रीज को हायर पिनलाइज किया गया है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिसका यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस, उनको 10% एक फ्लैट रेट किया गया है। तो एक फ्लैट रेट है 10%, वो जनरली वो कंट्रीज को दिया गया था जिसके साथ यूएसए का ट्रेड सरप्लस था, जैसे वो ब्राजील हो गया या आपके दूसरे कंट्रीज हो गए, राइट, जिससे यूएसए ज्यादा ट्रेड करता है देन एक्सपोर्ट करता है देन इंपोर्ट करने की जगह। और दूसरे कंट्रीज जिसके साथ यूएसए का इंपोर्ट ज्यादा थे एक्सपोर्ट से, उनको फिर पहले इनिशियली ये किया गया। बट ये फॉर्मूला अब नहीं रहा है। अब ये फॉर्मूला अप्रैल में जो था वो अब ये जुलाई में ये फॉर्मूला चेंज रिकैलिब्रेट कर दिया है। तो आप देखें तो आप वो जनरली एक रीजन स्पेसिफिक कर दिया और फिर कंसेशंस दिए अपने थोड़े
फ्रेंडलियर कंट्रीज को। तो इसमें जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिया को हम ट्रम्प को सुनते हैं, वो कहते हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे, दैट्स व्हाई आई एम इंक्रीजिंग तो टैरिफ्स। जी जी, तो आई थिंक एक एंटी रशियन जो सेंटिमेंट है वो प्रेशर वो लगाया गया है। पहले होता क्या था, ये स्टोरी जो पहले जो थी, इंडिया बाय कर रहा था ऑयल रशिया से, और फिर यूएस और ईयू, स्पेशली ईयू जो बेचता था वो एक अग्रीमेंट टाइप ऑफ थी कि एक कैप लगा दिया था कि इतने पे इंडिया खरीदेगा, वो 65 आई थिंक डॉलर्स का कैप था, उसमें इंडिया एक ऑयल खरीदेगा, रशियन ऑयल, और फिर आगे रिफाइन करके, बिकॉज इंडिया के पास कैपेबिलिटी थी रशियन ऑयल रिफाइन करने के, फिर आगे बेचेगा वो उसको यूरोप वगैरह को, इंडिया के एक्सपोर्ट्स। इंडिया हैड बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइंड एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इन द वर्ल्ड, राइट, उसके थ्रू आई थिंक $100 बिलियन से काफी ज्यादा हो गई थी इंडिया की। अब इंडिया इतना वो जब डिपेंडेंट हो गया ऑयल की एक्सपोर्ट्स पे, तो ये एक तो ऑयल प्राइसेस गिर गई, तो रशिया यूरोप वगैरह को वो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी इंडिया से, वो जो बेनिफिट था वो कम हो गया नेचुरली, वो जो चीप ऑयल का जो इंडिया दे सकता था उनको, वो गैप जो था वो कम हो गया। और फिर दूसरे ये जो ऑयल प्राइसेस जब गिरी है नेचुरली, उसकी वजह से आई थिंक रशिया का जो वो गैप था वो उसका एडवांटेज इतना रहा नहीं। तो अब ये भी एक वाई कि ऑयल अब कहाँ से वो अब दूसरे कंट्री से भी ले सकता है, राइट, उससे ये है। और एक ट्रम्प की भी एक है कि वो इंडिया से जो उसके जो और इश्यूज हैं वो भी काफी हाईलाइट किए गए। अगर आप देखें मोदी के साथ इतने रिलेशंस इतने नजर अच्छे नहीं आते आजकल, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट भी आया हुआ है कि वो प्रेशर में है, जनी प्रेशर डालना चाह रहा है कि इंडिया जो है अपना वो या तो यूएस की तरफ आए या नेगोशिएट करे। और इंडिया ने भी काफी रेजिस्ट किया है नेगोशिएशन से। आई थिंक एक है कि इंडिया भी अभी नेगोशिएशन के लिए गया नहीं। 25 अगस्त या को वो नेगोशिएशंस के लिए उनकी टीम पहुंचनी थी, वो भी कैंसिल हो गई नेगोशिएशंस की। तो काफी ये इश्यूज हुए हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, जो आई थिंक ये आप कह सकते हैं कि एक ट्रम्प का भी एक है कि वो जो सीज फायर की बात करता है वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता, तो उससे भी काफी एक इशू आया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और भी आर्गुमेंट है कि चाइना के ऊपर भी वी नो कि यूएस हैज इम्पोज टैरिफ्स ऑन द चाइना, और साथ में इंडिया के ऊपर भी टैरिफ्स इम्पोज किए गए बाय द यूएस। तो आपके ख्याल से डू यू थिंक कि चाइना और इंडिया दे विल स्टार्ट ट्रेड, या वो थोड़े जो उनकी राइवलरी थे ऑन बॉर्डर इश्यूज पे, इस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ट्रेड्स की तरफ आएंगे, सो दैट दे कैन फिल द गैप जो यूएस की तरफ से क्रिएट हुआ इंडियन मार्केट में, चाइनीज मार्केट में भी? जी, पर आप एक चीज नोटिस करें, दोनों यूएस, चाइना और इंडिया के लिए सबसे लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो तो है यूएसए। दे हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन यूएस। तो अगर वो करते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? अच्छा, इंडिया का सर्विसेज भी है, ये तो गुड्स की हम बात कर रहे हैं। सर्विसेज इंडस्ट्री भी की भी डिपेंडेंसी काफी, बिकॉज वो जो आईटी एक्सपोर्ट्स हो जाती है मोस्टली यूएसए ही है, और वो पूरा उनका स्ट्रक्चर ही अमेरिकन, और इन्वेस्टमेंट भी उनकी यूएस सेंट्रिक है काफी। तो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि कितना गैप फिल करेगा चाइना के साथ। लेकिन अगर चाइना के साथ करता है तो वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह पे वो नेचुरली एक इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज चाइना के पास टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की, और चाइना के पास रिसोर्सेज हैं, और चाइना इटसेल्फ काफी हाई फेस कर रहा है। लेकिन वो इंडिया को अभी वो शायद इतना वो ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज ना कर सके, बिकॉज इंडिया के ज्यादा टैरिफ्स हैं। तो अब वो काफी क्वेश्चन मार्क आएगा कि चाइना, बट एक तरीके से जो ब्रिक्स का जो है उसमें चाइना इज अ मेजर प्लेयर। तो रशिया तो आप देखें ऑयल के लिए है, लेकिन चाइना का जो रोल एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब तो वो काफी है। तो करेंसी की भी जो डिपेंडेंसी, अगर इंडिया उस तरफ जाता है तो उसको वो भी देख रहा होगा कि चाइना की एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, वो है। फिर एक बॉर्डर स्कर्मिशेस भी है जो पॉलिटिकल रीजन है, तो उसकी वजह से इंडिया को काफी नुकसान होता है। तो उसकी आई थिंक काफी इम्पैक्ट है। तो इंडिया एक रिजॉल्व करना चाह रहा है। और फिर अगर देखा जाए एक लार्जर पिक्चर में, पाकिस्तान का भी काफी फायदा हुआ है चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज करके। तो अगर वो एक है तरीके से कि अगर चाइना को कन्विंस, बट वो मुश्किल है, लेकिन वो चाइना को कन्विंस कर सके कि पाकिस्तान के साथ वो कम वो करें और कम इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर, तो वो इंडिया का भी उसमें है। बट आई थिंक ये काफी एक बिगर पिक्चर है कि इंडिया चाइना रिलेशंस काफी एक इंटरेस्टिंग बात है, और जियोपॉलिटिकल पूरी एक चेंज लाने वाले हैं इस तरीके से। काफी एक इंटरेस्ट पाकिस्तान के लिए भी है इसमें, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट करेगा वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज एक पाकिस्तान और चाइना का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कंपेयर टू इंडिया और चाइना का। कितना ये लॉन्ग टर्म है, क्या शॉर्ट टर्म है, ये देखना पड़ेगा। बिकॉज अगेन यूएस सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट्स, यूएस सेंट्रिक ट्रेड जो इंडिया की है,
वो किस तरह इंडिया इतना रीशेप कर सकता है चाइना, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आई थिंक रहेगा। और वो शॉर्ट टर्म पे तो नहीं हो सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो देखना चाहे तो फिर शायद वो कर सके। लेकिन अगेन एक काफी डिपेंडेंसी जो एक इकोनॉमी की होती है, काफी एक बड़ी इकोनॉमी पे इतना इजी नहीं होता उस इकोनॉमी को इतना मैसिव चेंज करना, स्पेशली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही और आपकी पूरी डेवलपमेंट ही उस मुल्क से आ रहा हो, राइट, जो यूएसए का है, जो इन्फ्लुएंस है जो इंडियन डेवलपमेंट में आज। तो इसमें पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इन सब क्राइसिस में? क्या पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं? स्पेशली वी नो कि हमारे जितने यूएस हमारा मेजर एक्सपोर्टर है, तो पाकिस्तानी गुड्स क्या वो यूएस के मार्केट में डिस्पाइट ऑफ द टेरिफ्स इम्पोज ऑन इंडियन गुड्स और चाइनीज, क्या पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स वो इतनी कम्पिटिटिव है कि वो यूएस के मार्केट में दे विल विन द मार्केट एंड पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से बढ़ सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो है ही एक अपॉर्चुनिटी, बिकॉज देखिए टेक्सटाइल का तो बड़ा कंपेटिटर हमारा है इंडिया। अगर आप देख रहे हैं मेड अप टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट जो जनरली वर्ल्ड पैटर्न में देखें, जो पाकिस्तान के गुड्स हैं वो बड़ी सिमिलर जो इंडिया के साथ बनती है, राइट। तो इंडिया अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की भी लार्जेस्ट मार्केट जो है वो यूएसए है। काफी मुल्कों जो टेक्सटाइल की, नेचुरली यूएसए इज द लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, तो वहां पे डिमांड जाती है। और दूसरी बात यह है कि यूएसए के पास इंटरनल वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो टेक्सटाइल इतनी वो बना सके कंपेटिटिवली, कि वो फिर भी डिपेंडेंसी रहेगी, जितना भी हाई टैरिफ कर ले शायद डिमांड कम हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट्स फिर भी फ्लो होंगे पाकिस्तान से ज्यादातर, राइट। तो अब ये आएगा कि पाकिस्तान कितना ये कर सकता है फायदा विद दी 50% है। पहले अगर 5% पे भी पाकिस्तान के देखे जाए तो सर्टेन प्रोडक्ट्स में काफी फायदे आ रहे थे, जैसे हमारे टावर्स हो गए, हमारा बेड लिनन हो गया, ये काफी एडवांटेज, बिकॉज उसका तो डायरेक्ट कंपेटिटर आप देखें तो इंडिया ही है। चाइना और ईस्ट एशिया इतना नहीं है, बांग्लादेश भी इतना नहीं है जितना इंडिया है, तो उस पर तो फायदा होगा और वो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेरेटिव एडवांटेज है उसमें। अगर आप देखें हमारी जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी टावर्स और बेड लिनन आ जाती है। अब उसमें से आप देख लें उसकी तो हमारी एक्सपोर्ट्स है ही, उसका तो फायदा आई थिंक एक काफी होगा। बट क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो बांग्लादेश भी इस पे देखेगा कि बांग्लादेश भी अपने काफी इंसेंटिव्स देगा, राइट, बिकॉज इंडिया का जो क्वेश्चन मार्क है, इंडिया अगेन लार्ज मार्केट, लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर उसका जो चेंज आएगा, बांग्लादेश भी वही स्ट्रैटेजीज निकाल रहा होगा, पाकिस्तान भी वही स्ट्रैटेजीज निकाल रहा होगा। अब हमने शॉर्ट, अगर हम बात देख रहे हैं शॉर्ट टर्म एडवांटेज, तो फिर तो वो आपको हैंड होल्डिंग जो गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडीज दे दी, इनिशियल हो गया। पर लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल जो चीजें जो टेक्सटाइल में आपको करनी है, जो आपको वैल्यू एडेड चेन की तरफ जाना है, आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है विद इन इंडस्ट्री, अक्रॉस इंडस्ट्रीज की भी बात इसमें ये आ जाती है कि दूसरी इंडस्ट्रीज भी जो है जो काफी जो कम्पीट कर रहे हैं बिकॉज सिमिलैरिटी है प्रोडक्ट्स की, उसमें भी हमने अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन इसमें ये वापस देखना पड़ेगा टैरिफ स्ट्रक्चर कितना है, कि आई थिंक ये सर्टेन प्रोडक्ट्स जैसे हैं जो पाकिस्तान से शायद डायरेक्ट ना हो, लेकिन इंडिया को जैसे आपको देख लें कि इंडिया को हर प्रोडक्ट पे नहीं दिया है 50%, वो थोड़ा 50% नहीं है फिलहाल, राइट। तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या है। जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, पाकिस्तान का इतना नहीं है इफेक्ट, लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन्स पे इतना इफेक्ट नहीं है टैरिफ का, वो टैरिफ नहीं लगा है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, देखने पड़ेंगे। इसमें तो एक ये भी सवाल हो सकता है कि लेट्स सपोज कि पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती यूएस का मार्केट में। लेट्स सपोज पाकिस्तान के कुछ प्रोडक्ट्स है, इंडियन के उसी सेम प्रोडक्ट पे टैरिफ्स आई है, बट सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज है, क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है या क्या उनके इतने एक्सपर्ट्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है? क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको इतनी मतलब कि सपोर्ट करती है ताकि वो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो, ताकि जो इन्वेस्टर वो उनसे ज्यादा पैसे कमाए? तो ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक टेक्सटाइल में हमारी एक स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिव एडवांटेज है, और हमारी नॉलेज अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में देखें सबसे बेस्ट हमारी टेक्सटाइल में ही आती है। तो अगर कोई एडजस्ट करेगी इंडस्ट्री, वो सबसे पहले टेक्सटाइल ही करेगी और टेक्सटाइल ही एडवांटेज लेगी। तो वो शॉर्ट टर्म में जो गेन्स आएंगे आपके देखेंगे टेक्सटाइल में ही, और जो लार्ज जो प्रोड्यूसर्स हैं वो काफी केपेबल हैं आई थिंक कम्पीट करने के लिए ग्लोबल मार्केट में। वो इतना तो कर लेंगे कि वो थोड़ा एडवांटेज, जो इनिशियल एडवांटेज को ले लेंगे और फायदा कर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे दूसरी इंडस्ट्रीज, बिकॉज ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि दूसरी इंडस्ट्रीज में आपको जो कैपेसिटी की बात है वगैरह की, नेचुरली इसमें आएगा। अच्छा, टेक्सटाइल में दूसरी बात है कि हमारे काफी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी हैं, स्टेट बैंक की भी है कि आप मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं डिस्काउंट में। आपने जैसे कोविड में देखा था तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ गई थी, बिकॉज वो एक तो हमारी पुरानी जो फैक्ट्रीज थी वो भी आई थी, फिर बीएमआर की भी जो बात होती है वो भी एक एडवांटेज है, और टेक्सटाइल के लिए काफी इंसेंटिव्स वो टाइम दिए गए थे कि वो करें।
तो शॉर्ट टर्म में तो आप देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म एक स्ट्रक्चरल चेंज यही है होगा कब आपके, जैसे आपने एनर्जी कॉस्ट की बात की, इसको आपको टैकल करना ही पड़ेगा। इंडस्ट्री की ग्रोथ की जो ओवरऑल बात है वो करना ही है, हमने एक माइंडसेट का चेंज करना है जो हमने कि गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी कितनी, बिकॉज गवर्नमेंट का भी एट द एंड ऑफ द डे काफी बड़ा कंस्ट्रेंट है वो आईएमएफ की तरफ से, आप देखे जाए कि हमारे फिजिकल इतना हमारे पास इतने वो स्पेस नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके, और वो भी बिकॉज इंडस्ट्री को आज पैसे दिया लेकिन कल अगर उसने वो आपको नहीं दिया रिवॉर्ड, या इंडिया की पॉलिसी यूएसए की पॉलिसी एकदम से चेंज हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? वो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे आपके वो बैठ जाएंगे उसकी वजह से। और अगर इन्वेस्टमेंट लेके आ गए और लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रैटेजी में ये नहीं है कि व्हाट इफ वाला जो है, बिकॉज ये जो टैरिफ का जो स्ट्रक्चर है ये काफी फ्लूइड है, आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, यही हो रहा है, राइट? तो इसके लिए बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग वही आपको करनी पड़ेगी जो इंडस्ट्रियल कंपैरेटिवनेस की बात है, और उसमें वही आपको लाना पड़ेगा कि आपको जो बेसिकली आपको टैरिफ स्ट्रक्चर चेंज करना है, आपको कॉस्ट चेंज करना है, आपको कंपैरेटिव करना है, आपको मार्केट्स खोलनी है, आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है, वो आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की जो बात करनी है वो ऑलरेडी करनी है, रिगार्डलेस आपको यूएसए क्या दे रहा है। बिकॉज हमारे जो इनपुट्स के जो हमारा है कि हमारे इनपुट्स कहाँ पे, हमने तो काफी, अगर आप देखें इनपुट्स पे रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई हुई है टेक्सटाइल पे, तो उसकी वजह से हमारा काफी नुकसान हो जाता है, तो उसके हम कैसे करेंगे, राइट? तो एक क्वेश्चन मार्क तो Yeah, I subscribe to your idea कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान इस क्राइसिस में एक ही इंडस्ट्री को फोकस करते हैं और 3 साल बाद यूएस में गवर्नमेंट में ट्रम्प की गवर्नमेंट खत्म होती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है, एंड दे सडनली के सारे टैरिफ्स खत्म कर देते हैं, एंड दे अगेन क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द कंट्रीज, तो वो फिर जो हमने एक सेक्टर पे फोकस किया तो वो तो हमारे सारे प्लानिंग वेस्ट हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लाइक बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, हम ये पढ़ते आ रहे थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी लाइक मोस्टली हमने ब्रिटेन वुड्स से स्टार्ट किया था कि एवरीथिंग इज यू नो सर के वर्ल्ड ऑर्डर के बेसिस पे होता है, एंड यू नो के ग्लोबलाइजेशन के इंटरनेशनल ट्रेड। बट अभी जो पिछले खास तौर पर 1 साल से ऐसा लग रहा है कि economics is like shaped by politics, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज इफ इकोनॉमिक्स इज शेप्ड बाय पॉलिटिक्स, अनसर्टनिटीज क्रिएट होंगे दुनिया में, और जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। सो आप बीइंग इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड, आप कैसे देखते हैं इन सब न्यू डेवलपमेंट्स को? अच्छा, पॉलिटिक्स का तो बिल्कुल है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बिकॉज इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकल सर्टेनिटी चाहिए होती है, आपकी एक्सचेंज रेट की सर्टेनिटी चाहिए होती है, आपका ये होता है कि क्राइसिस ना हो। जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस होगा वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी अनफॉर्चुनेटली एक आएगा, बिकॉज आपकी जो एक बिहेवियर जो एक यूजुअली एक इन्वेस्टर का होता है, मैं अगर कोई चीज देखूंगा कि अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है या ऐसा शॉक आने वाला है जहां पे गवर्नमेंट की कंट्रोल नहीं होगी, या ये जो गवर्नमेंट जिसने प्रॉमिस किए मुझे रिवॉर्ड्स या जो भी है इंसेंटिव्स प्रॉमिस किए वो नहीं होगी, तो मैं शायद अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने लग जाऊं। जब मैं इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करूंगा तो स्पेकुलेशन की तरह ही है, तो वो जब मैस एक विड्रॉल होगी इन्वेस्टमेंट की, तो नेचुरली आपके डॉलर्स बाहर जाएंगे और बाहर जाके लोग इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान वो डॉलर्स नहीं आएंगे जब तक सर्टेनिटी नहीं है। तो पॉलिटिकल सर्टेनिटी का तो बहुत बड़ा रोल है, वो आपको एक लाना है पॉलिटिकल सर्टेनिटी से बात। फिर एक दूसरी बात आ जाती है रिफॉर्म्स की, जो आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तो आपको बात ही, मैं एक्चुअली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे आप जरा फोकस कर लेता हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाने, वो जो लाने किसने लाने, गवर्नमेंट जिसकी बेसिकली आपको कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल सर्टेनिटी लाती है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी के बाद उसकी पॉलिटिकल कंट्रोल भी आप कह सकते हैं, गवर्नेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं वो अच्छी होंगी, तो वो रिफॉर्म्स लेके आएंगी। और रिफॉर्म्स कैसी चाहिए? हमने ऐसी रिफॉर्म्स चाहिए जो प्रो बिजनेस हो, प्रो बिजनेस ग्रोथ हो, आई वुड से प्रो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी रिफॉर्म्स, या आपकी रिफॉर्म्स हो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती हो, राइट? तो इसमें पूरा लिंक तो है पॉलिटिक्स का, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरी ड्राइव करती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और आपके नेचुरली आउटलुक को एक ड्राइव करती है, उसके बगैर आप अलग नहीं कर सकते, राइट? इसमें जैसे आप पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लाएंगे तो आपके इकोनॉमिक और सब चैलेंजेस बढ़ेंगे। अब ये है, अब यही बात आ जाती है कि ट्रेड में ये आ जाता है कि आपने क्या करना है। अब यूएसए के साथ भी ट्रेड, अगर आप बोले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आज कैसा है, यही है टैरिफ, हमें पता नहीं है टैरिफ का क्या सिचुएशन होने वाला है ग्लोबल स्केल में। देखें कल ट्रंप अगर वो चेंज कर देता है, वो इंडिया को साथ नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपके सितंबर में शायद टैरिफ्स चेंज हो जाए स्ट्रक्चर, तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो वो अभी इन्वेस्ट कर रहा है कि मैं इंडिया की ये टैरिफ्स की वजह से मैं ये प्रोडक्ट पे करूंगा, ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा, या मुझे मार्केट मिल रहा है, कल वो ना मिले। बट
इसमें ये एक है कि अगर इंटरनल हम इस पे रिफॉर्म्स की हम बात करें कि हम अपना एनवायरनमेंट और कंटिन्यूसली कंपेरेटिव बनाएं, कि बिजनेस की जो है बिजनेस को फैसिलिटेट किया जाए, बिजनेस को के जो ग्रोथ करने के जो एक्सपोर्ट्स के ग्रोथ करने के वो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द टैरिफ स्ट्रक्चर इज, तो वो किया जाए। हम हमारी तरफ से हम एफटीएस के लिए अप्रोच करें, राइट। दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक वियतनाम, आसियान कंट्रीज जो आपकी हैं जहाँ पे पोटेंशियल बहुत हाई है ट्रेड की, वहां पे हम जाएं तो फिर हमारा फायदा इसमें हो सकता है। अच्छा, इस सर आपने आसियान कंट्रीज की बात की, लाइक जिस पाकिस्तान जितने भी एक्सपोर्ट्स लाइक प्रोडक्ट्स वी आर जस्ट टारगेटिंग यूएस मार्केट्स, आप क्या समझते हैं इसकी सबसे क्या बड़ी रीजन है कि वी आर नॉट टारगेटिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड आवर अदर नाइबर कंट्रीज, पर्टिकुलरली ईरान को क्यों हम टारगेट नहीं करते? क्यों हम जाके यूएस को टारगेट करते हैं? या आप समझते हैं कि द इश्यूज इन द पॉलिसी मेकर में है, या इश्यूज इन द पाकिस्तान मार्केट्स के वो हमारे प्रोडक्ट्स दे आर नॉट सुटेबल फॉर दीज कंट्रीज? इसमें तो आप देख रहे थे चाइना, अगर इंडिया का भी ले लें 20% आई थिंक उसकी एक्सपोर्ट जो है यूएसए जाती है, और फिर बाकी 20% या कुछ यूरोप जाती है। ये मेजर आप जो हमारे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं पाकिस्तान, इंडिया, चाइना भी आप ले रहे हैं, ये ईस्ट आसियान कंट्रीज, ये बनते हैं बेसिकली, ये आपको आप देखें तो वो कमोडिटीज या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाते हैं जो कंज्यूमर बेस्ड होती है, कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। ये इतनी हाई टेक अगर आप देखें तो बनने लगे हैं, लेकिन उनकी भी डिमांड कहां से आ रही है? जो कंज्यूमर है यूएसए का, ये मैच्योर मार्केट्स है। यूरोप का जो कंज्यूमर है मैच्योर मार्केट्स है, तो उसको बेचना आपके लिए इजी होता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रैटेजी आपको पता है कि ये इसमें डिमांड रहेगी। अगर मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आता हूं जहां पे मुझे पता है कि ये गुड्स जो है मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए भी अगर इसको थोड़ी रिफाइन, बेसिक रिफाइन है कंज्यूमर्स की थोड़ी वो जो भी है, लेकिन एक जनरल जो प्रोडक्ट है जैसे टी शर्ट है, ये बिकेगा आपका वहां पे, राइट। बिकॉज आपको पता है कि वहां पे जो मार्केट है वो मैच्योर मार्केट है, वो उसकी एक सर्टेन ग्रोथ है, वो आपकी ग्रोथ अगर नहीं भी है लेकिन वो डिमांड है, राइट। वहां पे सर्टेन कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है, और वो डिमांड जो है वो आपकी ऐसे मार्केट्स में आ रही है। अभी आप जो बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज की एंड ऑल दैट, वहां पे आप देखें तो आप करें, जरूर कर सकते हैं। वहां पे आपको लाना, आपको अग्रीमेंट्स के थ्रू आपको जनरली करना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक टू उनकी डिमांड क्या, बेसिकली वहां पे इतने कंज्यूमर ओरिएंटेड आपको प्रोडक्ट शायद नाम बने, लेकिन आपको इंडस्ट्रीज के साथ लिंक करना पड़ेगा। जैसे चाइना में आप करते हैं तो देखते हैं कि आसियान के साथ, जैसे वियतनाम के साथ जो किया है चाइना ने, चाइना अगर आप देखें बहुत, वियतनाम और चाइना का बहुत ट्रेड है वो इंटरमीडिएट गुड्स में, लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स है वो फिर चला जाता है यूरोप, चला जाता है उनकी अदर मार्केट्स में चला जाता है। इस तरह की जो ट्रेडिंग जो लिंकेजेस है हमने लानी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या बेच सकती है हमें, जिसको हम शायद फाइनल प्रोसेसिंग करें और फिर आगे बेचे। तो अल्टीमेटली हमने जो लिंकेजेस की बात करनी है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स की जो बात करनी है, वो आएगा और उसमें रोल आएगा आपके सेंट्रल एशियन मार्केट। जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है वो आपके प्रोडक्ट्स तो बिक तो जाएंगे, आपके होंगे यहाँ पे नेचुरली, अगर मैस में बनाता हूँ बिजनेसेस के, तो वो आपको हर जगह जाके बेचेगा, राइट। प्रोडक्ट की वहां पे भी डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्ट मार्केट बन रही है, आप मार्केट डेवलप कर सकते हैं, वहां पे भी ऐसे कंज्यूमर्स है जो आपके बाय करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी कंज्यूमर्स है जो आपको वही प्रोडक्ट्स बाय करेंगे जो अमेरिकन कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, लेकिन वो सेगमेंट होता है हर जगह होता है, उसको टारगेट आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ी स्मॉलर सेगमेंट होती है कंपेयर टू व्हाट यू गेट इन द यूरोपियन मार्केट, जहाँ पे 400 मिलियन का पॉपुलेशन और 400 रिचर पॉपुलेशन है। यूएसए में 300 मिलियन, यू नो दैट वो रिचर है, राइट, पॉपुलेशन इन दैट सेंस। तो वो आपकी कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट है वो डिमांड आपकी इस तरह करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स ही बनते हैं उसी तरह। अगर आप देख रहे हैं तो आई थिंक जनरल जो स्ट्रक्चर है ट्रेड का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, ये जनरली जाता ही उस तरह से। रीजनल अगर बनता है तो उसमें आपका जो कंपोनेंट्स वगैरह की आपकी ट्रेड हो गई, आपकी जो अनफिनिश गुड्स की हो गई, वो फिर आप लिंकेजेस बना सकते हैं विद अदर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज, और फिर देख सकते हैं कि इस तरह से हम ब्रेकअप करें प्रोडक्शन प्रोसेसेस और किस तरह हम डिफरेंट करें। आसियान का इसमें बड़ा आ जाता है रोल, कि आसियान के साथ बिकॉज उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, तो पाकिस्तान वो वैल्यू चेन्स में किस तरह पार्ट लें। तो जैसे ऑटो पार्ट्स की हमारी एक्सपोर्ट्स है, तो हमने ऑटो पार्ट्स के वाले को स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए कि हम आसियान की ऑटो पार्ट इंडस्ट्रीज जो इतनी मैसिव अप हो गई है, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, इतनी लार्ज स्केल हो गई है, राइट, कि वो करे और उस पर पार्टिसिपेट हम किस तरह करें। तो लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस कम इन, तो हमने इसका ही देखना है, और यही आपको पहले अग्रीमेंट्स बनानी पड़ेगी, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, या आप आसियान कंट्रीज जहाँ पे आपका गवर्नमेंट का अगेन काम आ जाता है फैसिलिटेशन का, इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है, और वो इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जहां भी एक्सपोर्ट करना चाहे उसके लिए फैसिलिटेशन करे, वो रादर देन के ये मार्केट में करो, यहाँ पे सेल करो,
उसमें प्रॉब्लम्स ये हो जाते हैं कि वो फिर कर नहीं पाते. हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक दफा बेचेंगे साल में, एक कंटेनर बेच दिया, बाद में दूसरा कंटेनर नहीं बेच सके बिकॉज मार्केट्स के भी इश्यूज हैं और हमारे सेलर के भी इश्यूज हैं.